मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आज हम इसमें देखने वाले हैं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म एंड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स का बेसिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? ये टॉपिक अब हमारा दोबारा रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के नाम पे रिपीट हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने किसके लिए पढ़े थे? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए पढ़े थे। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन याद है तो आप मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन बहुत आसानी से बता सकते हो, या फिर याद रख सकते हो, या फिर आप इमेजिन कर सकते हो। बहुत आसान है फिर, क्योंकि जो रोल वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का था वही रोल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का है। बस एक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। एक्चुअल में जो फील्ड लाइंस हम लोग जो ड्रॉ करते हैं ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट होती है। ठीक है ना, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। देखो, चार्ज के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है पर दिखती नहीं है, लेकिन कॉपी पे जब बनाना तो फिर हम लाइन बना देते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल में चार्ज के चारों तरफ ऐसी कोई लाइन नहीं होती। जैसे कोई बल्ब लगाया हमने, तब उसकी लाइट को कैसे शो करेंगे? लाइट है, हमको दिख रही, ऑब्जर्व हो रही है। ऐसे ही चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हमको डायरेक्ट दिखती नहीं है, लेकिन जब कोई दूसरा चार्ज हम लेकर आते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ऐसे ही मैग्नेट के चारों तरफ, जैसे मान लो ये मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, दिखती नहीं है, लेकिन उसको ड्रॉ करना है तो फिर क्या करते हैं हम लोग? डायग्राम बना के ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है? यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन सरफेस, क्रॉसिंग द गिवन सरफेस। यहाँ पे मैं ज्यादा डिटेल पे नहीं लूंगा इस चैप्टर पे। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पे मैग्नेटिक फ्लक्स को थोड़ा ज्यादा डिटेल पे लेंगे। यहाँ पे गॉस लॉ को हम लोग समझ सके, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म को, उतना डिस्कशन हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए ले लेते हैं। सो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द गिवन सरफेस। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस सरफेस, और इस सरफेस में यहां पर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है। ठीक है, सपोज दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस सरफेस। अगर हम नंबर की बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर हम लोग नंबर की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। और एक चार्ज या फिर कोई मैग्नेट अगर हम लोग लेते हैं, भाई जैसे ये मैग्नेट है, तो कितनी लाइन निकल रही है इसके नॉर्थ पोल से, कितनी लाइन साउथ पोल पे जा रही है, तो हमारी चॉइस है। हमने मान लो 10 बना दिए, 20 बना दिए, 40 बना दिए। ठीक है ना। तो ये तो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट हुई। तो एक्चुअल में हम सिर्फ काउंट करके नहीं बता सकते, लेकिन डेफिनेशन इसकी इस तरह से कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग द गिवन सरफेस। तो फिर अब हमें यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म पे जाना पड़ेगा मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। तो मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे लिखा जाता है? इट इज गिवन बाय बी डॉट ए, मतलब बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पे इसकी यूनिट की बात करें तो एस आई यूनिट क्या होगी इसकी एस आई यूनिट होती है वेबर, जिसका सिंबल हो गया डब्ल्यू बी। और या फिर आप इससे भी देख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है टेस्ला, और एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। सो इट विल बी टेस्ला मीटर स्क्वायर। सो देयरफॉर टेस्ला कैन आल्सो बी रिटन एज वेबर per meter square. So this is one of the basic unit of magnetic field.
ये एक और एसआई यूनिट है, टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, टेस्ला मीटर स्क्वायर या फिर वेबर, इसकी एसआई यूनिट है। तो मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जाता है। मैथमेटिकल लिखने की जरूरत क्यों पड़ी हमें, मैथमेटिकली लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एक चार्ज है और इस चार्ज से फील्ड लाइंस हैं इसके चारों तरफ, लेकिन अगर मान लो मैं ये सरफेस यहाँ पे ले लूं, ये सरफेस है, तो इस सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है ये काउंट करना है। तो अब नंबर से थोड़ी काउंट करेंगे हम लोग, इसके लिए हमको कुछ मैथमेटिकल डेफिनेशंस पे जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे ये मैग्नेट है, अब मैग्नेट के ये मान लो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर रही है, तो नंबर तो हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए किसमें जाना पड़ेगा हमको, मैथमेटिकल टर्म पे जाना पड़ेगा। बी डॉट डी ए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, इसका एरिया कितना है, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ये काउंटिंग हमको पता चल जाती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये मान लो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन आ रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ये एंगल यहाँ पे थीटा डिग्री का बन गया। तो बेटा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव। पॉजिटिव फ्लक्स कब आएगा, जब थीटा लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 डिग्री। जीरो फ्लक्स कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, एंड नेगेटिव फ्लक्स कब होगा, जब थीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो एक्चुअल में इनकमिंग फ्लक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव लेंगे और आउटगोइंग फ्लक्स को क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। सो दिस इज द आउटगोइंग फ्लक्स, ये कौन सा फ्लक्स है यहाँ पे, दिस इज आउटगोइंग फ्लक्स एंड दिस इज इनकमिंग फ्लक्स। ये इनकमिंग फ्लक्स हो गया और एक कौन सा हो गया, आउटगोइंग फ्लक्स हो गया। तो एक ही सरफेस में दोनों होंगे फ्लक्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्योंकि जैसे अगर हम इस सरफेस की बात करें यहाँ पे तो इसमें दो पार्ट हो गए, है ना। जैसे मान लो ये हम सरफेस की बात करते हैं, तो एक सरफेस ये हो गया और दूसरा सरफेस ये हो गया। तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर रही है ऐसे, तो इसका एरिया तो इधर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, तो इस सरफेस के लिए फ्लक्स कैसा हो गया, नेगेटिव। लेकिन ये फील्ड लाइन दूसरे वाले सरफेस से कैसी हो रही है, बाहर निकल रही है मान लो, है ना, ये वाले सरफेस से बाहर निकल रही है, तो इस सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और डायग्राम में बना के बताता हूँ नेगेटिव फ्लक्स एंड पॉजिटिव फ्लक्स का। नेगेटिव फ्लक्स एंड पॉजिटिव फ्लक्स के लिए फिर हम लोग गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। यहाँ पे जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये इमेज थोड़ा 3D में ले रहा हूँ, ये डायग्राम ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये इस तरह से आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना। सो दीस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये इसका जो अपर पोर्शन है ये कौन सा होगा, यहाँ पे आउट गोइंग फ्लक्स, दिस इज आउट गोइंग फ्लक्स, आउट गोइंग फ्लक्स इज पॉजिटिव। जबकि नीचे से अगर देखोगे फ्रॉम बिलो, सो दिस इज फ्रॉम टॉप व्यू, फ्रॉम टॉप व्यू, टॉप व्यू से देखने पे ऐसा लगेगा कि इस सरफेस के लिए फ्लक्स कैसा है, पॉजिटिव है। लेकिन फ्रॉम बिलो व्यू, फ्रॉम बिलो व्यू यहां पर के लिए फ्लक्स कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसका रीजन है क्योंकि ये सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा, एंगल की वैल्यू 0 डिग्री, नीचे से देखने पे जो एरिया वेक्टर है वो नीचे की तरफ है, एंगल की वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये सिचुएशन समथिंग लाइक ऐसी है कि ये सरफेस ऊपर है, यहाँ से नीचे से फील्ड लाइन ऊपर की तरफ क्रॉस हो रही है, तो ये इस सरफेस के लिए फ्लक्स कैसा होगा, नीचे
पॉजिटिव, और ये वाले सरफेस के लिए फ्लक्स कैसा हो गया यहाँ पे, नेगेटिव फ्लक्स हो गया, ठीक ना। सो इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव। तो अब हम लोग आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। पेज नंबर 3, sorry, this page number 4, Gauss law for magnetism. Gauss law for magnetism. Gauss law for magnetism. तो इसको समझने के लिए मैं एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन देता हूं। सपोज दिस इज द बार मैग्नेट and this is their south pole and this is their north pole. Magnetic field lines इस बार मैग्नेट के लिए ये कैसी बनेंगी, क्लोज्ड लूप बनाएंगी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे, है ना। these are the magnetic field lines, क्या बना रहे हैं यहाँ पे, ये क्लोज्ड लूप बना रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये इस तरह से क्लोज्ड लूप बन रही है, इधर से भी आप बना सकते हो वैसे, ये क्लोज्ड लूप बन रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में बस एक यही डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओपन लूप बनाती हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती हैं, क्लोज्ड लूप बनाती हैं। सो दे फॉर्म द क्लोज्ड लूप, ठीक है, दे फॉर्म द क्लोज्ड लूप, दे फॉर्म द क्लोज्ड लूप, ये क्लोज्ड लूप बनाती हैं ये इस तरह से। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह का ले लेता हूँ, जैसे मैंने मान लो एक गॉसियन सरफेस ये लिया यहाँ पे ये, एंड इसको हमको क्लोज्ड गॉसियन सरफेस लेना है। तो अभी आपको ये बताना है कि इसमें से टोटल कितनी लाइन क्रॉस हो रही हैं। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर आ रही है उतनी बाहर निकल जा रही है, जितनी फील्ड लाइन अंदर उतनी बाहर निकल गई। सो दिस इज एनी closed Gaussian surface, this is any closed Gaussian surface। तो इस closed Gaussian surface के लिए what is net magnetic flux, कितना, जीरो। क्यों जीरो है भाई, क्यों जीरो है, देखो जैसे यहां पर से 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर आई, यहां से भी 3 आई, 6 अंदर आई, और 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो गई, बाहर निकल गई। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर आ रही है उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, इससे बाहर निकल जा रही है। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। सिंस नेट मैग्नेटिक फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस बी डॉट डीए हम लोग इसको लिख सकते हैं। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस B dot dA is equals to 0. So this is the Gauss law for magnetism. अब क्वेश्चन ये है कि यार ये नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो क्यों है, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो क्यों है क्लोज सरफेस के लिए। ओपन सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ओपन सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं। ओपन सरफेस मतलब ये हो गया ऐसा एक पेज हो गया ऐसा, है ना, ये ओपन सरफेस हो गया। अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो भाई इसको क्रॉस कर रही है और इधर से निकल रही है, तो इधर के लिए पॉजिटिव फ्लक्स और इधर के लिए नेगेटिव फ्लक्स। अगर इसको भी क्लोज मानते तो जितनी फील्ड लाइन अंदर आई उतनी बाहर निकल गई, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग एक फेस की बात करेंगे कि इस फेस के लिए अगर हम अंदर से बैठ के देखें कि हम अंदर से बैठ के देख रहे हैं, तो ये वाली फेस के लिए फ्लक्स पॉजिटिव है और ये वाली फेस के लिए नेगेटिव हो गया यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल पूरे क्लोज सरफेस की अगर हम बात करें तो पूरे क्लोज सरफेस के लिए नेट फ्लक्स जीरो। ये क्लोज सरफेस किसी भी शेप का होगा, है ना। मैंने यहाँ पे क्यूबॉइडल शेप लिया है, क्लोज गॉसियन सरफेस ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का चलेगा, किसी भी शेप का। तो ये मैंने बॉक्स लिया जैसे यहाँ पे, अब ये बॉक्स को आप कहीं पर भी ले जा लो, तो इस बॉक्स के अंदर से जितनी फील्ड लाइन अंदर जाएंगी उतनी बाहर निकलेंगी। तो इस गॉसियन सरफेस को अगर हम लोग इमेजिन कर लें तो इसके लिए नेट फ्लक्स हमेशा कितना रहेगा, जीरो रहेगा। कहीं पर भी आप रख दो इस गॉसियन सरफेस को, ऐसा कहीं पर भी रख दो आप। क्यों हो रहा है ऐसा, ये ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है
क्यों नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, थ्रू एनी क्लोज सरफेस जीरो क्यों है? सिंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लोज्ड लूप बनाती, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर क्लोज लूप नहीं बनती तो ऐसा नहीं होता। एक और कंक्लूजन ये निकल के आएगा, देयरफॉर दैट इज मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। एक और कंक्लूजन निकल के आ गया गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म से कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती हैं। दूसरा एक और कंक्लूजन निकल के आ गया कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये कंडीशन है तो ये है, ये है तो ये है ना। कोई भी एक कंडीशन अगर हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल का एग्जिस्टेंस नहीं, मतलब गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड गॉसियन सरफेस कैसा मिलेगा? यहाँ पे जीरो मिलेगा। आप मैग्नेट के कितने भी टुकड़े कर दो भाई, है ना, मैग्नेट के कितने भी टुकड़े कर दो, मैग्नेट हमेशा किसके फॉर्म पे आएगी? नॉर्थ पोल और साउथ पोल के फॉर्म पे आएगी। अगर मैं मैग्नेट को यहां से भी काट दूं तो वापस ये दो टुकड़े जो होंगे उसमें फिर से क्या बन जाएंगे? नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएंगे, कितने भी टुकड़े कर दो। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते। कभी कोई हमारे पास अभी ऐसी टेक्निक नहीं, हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, अभी तक तो नहीं है कि हम लोग मैग्नेट में से नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को सेपरेट कर पाए। और अगर ऐसा कर पाए तो फिर हमें फिजिक्स में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं तीनों के लिए लिखता हूं यहाँ पे गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड फॉर मैग्नेटिज्म एंड फॉर ग्रेविटेशन। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा? Now this is page number 5, Gauss law for electrostatic magnetism ग्रेविटेशन। ठीक, तीनों के लिए लिख के देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस E डॉट BA इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन, यहाँ पे कांस्टेंट होता है म्यू नॉट, यहाँ पे कांस्टेंट होता है G। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं हम लोग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे वैल्यू सिर्फ G आती है। तो मैग्नेटिज्म के लिए जो गॉस लॉ है, net magnetic flux through any closed surface is B dot dA is equals to 0। ये मैग्नेटिज्म के लिए हो गया गॉस लॉ। और अगर ग्रेविटेशन के लिए लिखना है तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस जो होती हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हमेशा अट्रैक्टिव होती, मतलब मास की तरफ आती हैं, रिपल्सन नहीं होता, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो इसलिए नेट ग्रेविटेशनल फ्लक्स, नेट ग्रेविटेशनल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस मतलब G डॉट DA। देखो यहाँ पे जो काम मैग्नेटिक फील्ड का है, यहाँ पे जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ग्रेविटेशन में वही काम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है या ग्रेविटेशनल फील्ड का होता है। सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 पाई G इंटू समेशन n। जो काम यहाँ पे चार्ज का है वो काम यहाँ पे मास का होता है। ठीक है, अगर मैं पॉइंट चार्ज के लिए लिखूं, जैसे ये कोई पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के लिए r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या लिखते हैं हम लोग? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पे अगर मान लो कोई मास है, पॉइंट मास अगर है
तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस होती है r डिस्टेंस पे, इट विल बी Gm/r²। तो ये 4 पाई यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप सरफेस एरिया लिखोगे, अगर स्फीयर भी लेते हो तो 4 पाई r², और जो सॉलिड एंगल बनता है वो 4 पाई का बनता है। तो वो 4 पाई वाला फैक्टर यहाँ पे कैंसिल होना चाहिए, इसलिए ये 4 पाई फैक्टर को मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर पे लिखा। तो याद रखो, ग्रेविटेशन के लिए जो गॉस लॉ अगर हम लिखेंगे तो वो इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, जैसे मान लो अगर नॉर्थ पोल आ गया, नॉर्थ पोल मतलब पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, ये r डिस्टेंस पे है, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट विल बी गिवन बाय μ0/4 पाई Qm/r²। तो अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता तो जो नेट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैसा आता, इफ magnetic monopole exists, if magnetic monopole exists, तो net electric magnetic flux will be given by mu naught times summation qm। ये इस तरह से लिखा जाता है, mu naught times summation m, ये इस तरह से लिखा जाता, फिर समेशन qm ऐसा लिख देते। अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट है तो ये फार्मूला यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा। म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ क्यूएम, उस क्लोज सरफेस के अंदर कितने मैग्नेटिक चार्ज प्रेजेंट हैं, कितने पोल प्रेजेंट हैं, ऐसा लिखा जाता है। तो ये ध्यान रखो। तो गॉस लॉ को, गॉस थ्योरम को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए भी देखा, मैग्नेटिज्म के लिए भी देखा, और ग्रेविटेशन के लिए भी देखा। बिल्कुल सिमेट्रिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए ये हो गया, मैग्नेटिज्म के लिए ये हो गया। अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पे म्यू नॉट टाइम्स समेशन QM लिखा जाएगा। ग्रेविटेशन के लिए -4 पाई G इंटू समेशन M, नेगेटिव साइन इसके सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर के कारण है ना, क्योंकि रिपल्सिव होता नहीं है। यहाँ पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर दोनों। कांस्टेंट की बात कर लें, जो कांस्टेंट है वो 1/ε0 है, यहाँ पे म्यू नॉट है, यहाँ पे G होता है, ठीक है। एंड अगर हम पॉइंट चार्ज को लेके देखते हैं, अगर हम पॉइंट पोल ले ले, एक पोल ले ले, सिंगल नॉर्थ पोल ले लिए, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह की बनेगी, ऐसा फार्मूला इसका लिखा जाएगा, ठीक है। दिस इज 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पॉइंट मास है तो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरह से लिखी जाती है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे हमने इसको रिकॉल किया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे।